सर एक सवाल जो मतलब ये लोगों के मन में भी है, कर्मचारियों के मन में भी है कि देखिए 9 महीने बीत गए 8वें वेतन आयोग, ठीक है आपने सारे मुद्दे बताए कि इन पॉइंट्स पे आप आंदोलन करने वाले हैं 14 अक्टूबर को, लेकिन इतना वक्त बीत गया, मतलब आप लोग आंदोलन करने में लेट तो नहीं हो गए? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों के अंदर 8वें वेतन आयोग को लेकर सुलगते सवालों को लेकर कि जो जिसका जिसका मतलब जिस 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान जनवरी में हो गया था, वो पता नहीं 9 महीने होते होते कहां फंस गया बीच रास्ते में। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी बेचैनी है। अभी आपने देखा होगा कि रेलवे के लोगों ने, जो एआरएफ के लोगों ने जो है देशव्यापी अपना धरना प्रदर्शन किया था, उनका कार्यक्रम था। अब जो दूसरा देश का जो दूसरा बड़ा एम्प्लॉइज का वर्ग है वो डिफेंस सेक्टर का, उन्होंने भी ऐलान किया है देशव्यापी प्रदर्शन का। आखिर उनका क्या प्लान और उनके क्या क्या एजेंडेज हैं, किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन मांग को लेकर वो देशव्यापी ये जो धरना प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और एटक के नेशनल सेक्रेटरी सी श्री कुमार सर हैं। ऐसे तो सी श्री कुमार सर को आप लोग सब जानते ही हैं, सुनते ही रहे हैं। तो सर एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर ये आंदोलन का आपने 14 अक्टूबर को कॉल दिया है, इस मतलब क्या 8वें वेतन आयोग को ही लेकर है, कुछ और है सर? सबसे पहले आपका व्यूवर्स उन सबको हमारा दशहरा और दिवाली का मुबारक। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से हम लोग ने अभी सरकार को नोटिस इश्यू किया। 14 तारीख पूरा देश में, पूरा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का तो संबंधित यूनियंस है 400 का ऊपर। उन सब लोग उस एस्टेब्लिशमेंट का कर्मचारी को मोबिलाइज करके 14 तारीख एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आंदोलन हम लोग रखा है जी। मुद्दा तो बहुत है। आज कर्मचारी कारण एक भी मुद्दा सरकार सेटल नहीं करता है, तो हमारा पास तो मुद्दा इतना है, एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम्स, उनका दर्द, उनका डिफिकल्टीज, वो तो है। लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का नेतृत्व ने आपस में डिस्कस करके इस अवसर पर 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज है सरकार का सामने अभी आने वाला दिन हम लोग का संघर्ष के लिए। तो सबसे मेजर इशू है 8वां पे कमीशन, 8th सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है। 2024 दिसंबर तक सरकार का एक पोजीशन था, 8वां पे कमीशन का कोई बैठक नहीं होगा। अच्छा। 8वां पे कमीशन का पार्लियामेंट में जवाब दिया ना, राइटिंग में जवाब दिया। 8वां पे कमीशन का बारे में सरकार का सामने कोई प्रपोजल अभी कंसिडरेशन में नहीं है, वो तो दे दिया। तो हम लोग भी रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी 10 साल होने वाला है, डीए 50% का ऊपर हो गया, तो डेफिनेटली पे कमीशन ड्यू है, पे कमीशन आना चाहिए। लेकिन अचानक जनवरी 16 तारीख, इस साल जनवरी 16 तारीख कैबिनेट में निर्णय हुआ और प्रधानमंत्री का तरफ से अनाउंसमेंट भी आ गया। सरकार ने अभी निर्णय किया 8वां पे कमीशन का बैठक होगा, ठीक है। लेकिन वो तो सरकार कर्मचारी का ऊपर उतना प्यार नहीं है सरकार को, उसके लिए अनाउंसमेंट नहीं किया। उनको तो दिल्ली असेंबली का चुनाव था, उस समय दिल्ली असेंबली का चुनाव का तैयारी चल रहा था, तो उनको नेचुरली आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटा के उनका रूलिंग आना चाहिए। वो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का तो उद्देश्य तो वही रहेगा। अब दिल्ली में क्या सिचुएशन है, आप दिल्ली में रहने वाला है, आपको मालूम है, उधर तो ऑलमोस्ट 50% तो वोटर है, वो तो सरकार कर्मचारी है, केंद्र सरकार कर्मचारी। और हमारा तो आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका पूरा हेडक्वार्टर्स उधर ही है, तो उसमें हजारों हजारों जवान है।
फिर सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी हेडक्वार्टर्स तो दिल्ली में है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब दिल्ली में ही है। तो जी उसका अलावा दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी, दिल्ली का कितना म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है उधर का कर्मचारी, और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस का टीचर्स, जी ये सब 8वां पे कमीशन का ऊपर ही डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और पेंशनर्स, पेंशनर्स का एक मेजर संख्या है। बहुत रिटायर्ड कर्मचारी दिल्ली में सेटल्ड है। तो इन सब मिलके ऑलमोस्ट 50% तो वोटर इन्हीं लोग है। बिल्कुल तो ये तो मिडिल क्लास पीपल है। इनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने 8वां पे कमीशन अनाउंस किया। ठीक है, हम लोग का भी डिमांड है 8वां पे कमीशन होना चाहिए, हम लोग भी स्वागत किया। उसका बाद वो भी आपको मालूम है, हम लोग का स्टाफ साइड का नेशनल काउंसिल जेसीएम का बैठक हुआ। सरकार भी हमको चिट्ठी लिखा है, आप लोग आपका पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के दीजिए। तो हम लोग भी सब आपस में बैठ के दिल्ली में हमारा फिरोज शाह ऑफिस में बैठ के टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया। यही ड्राफ्ट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कमीशन को होना चाहिए। जी तो उसमें सभी मुद्दा है, मिनिमम वेज फिक्स करने का तरीका क्या होना है, और क्या बेसिस में फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस कैसे मिलना चाहिए, फिर हाउस रेंट अलावेंस में, बाकी अन्य अलावेंसेस में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, और ये एनपीएस यूपीएस दोनों खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम वापस करने का वो भी सिफारिश पे कमीशन को करना है। वो भी उसमें हम लोग रखा है। फिर तो एक 1/1/2026 का पहले तो कितना कर्मचारी का रिटायरमेंट हुआ, उनको भी पे कमीशन का बेनिफिट उसी डेट से मिलना चाहिए। कारण ये भी आपको मालूम है, ये फाइनेंस एक्ट का थ्रू उन्होंने पेंशन रूल में एक अमेंडमेंट किया। जी उसका अनुसार कोई भी पे कमीशन का सिफारिश पुराना पेंशनर को देना नहीं देना, अब देना है तो कौन सा डेट से देना, वो सब अभी सरकार उनका पास को अधिकार ले चुका है। तो इसीलिए हम लोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी लिखा है, पे कमीशन का डेट का पहले का पुराना पेंशनर और पे कमीशन का बाद कितना लोग पेंशन में जाएगा, उन सबका बारे में भी पेंशन रिविजन का सिफारिश होना चाहिए। तो वो सब हम लोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सरकार को दिया। सरकार ने बुलाया, सरकार ने फरवरी महीने में हम लोग को बुलाया, मीटिंग था, हम लोग सभी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर्स गया, विस्तार से बातचीत किया। एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऊपर हम लोग का जस्टिफिकेशन क्या है वो भी डीओपीएनटी सेक्रेटरी मैडम का सामने हम लोग रखा। और हम लोग ने बोला जल्दी से जल्दी आप इसका कॉन्स्टिट्यूट करिए इसका, कारण ऑलरेडी तो ड्यू टाइम बहुत डिले हो रहा है। उन्होंने आश्वासन किया हम लोग जल्दी करेंगे, लेकिन हम लोग को बाकी मिनिस्ट्री से कंसल्ट करना है और स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करना है, वो सब करके हम लोग जल्दी इसका नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग अक्टूबर महीने के लिए और 2-3 दिन बाकी है। सरकार का तरफ से अभी तक तो कोई इंडिकेशन नहीं है कब तक इसका नोटिफिकेशन इश्यू होगा, इसका चेयरमैन कौन है, मेंबर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हम लोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस को एक्सेप्ट किया, नहीं तो सरकार उसका मर्जी में टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया। और पे कमीशन का पीरियोडिसिटी कितना महीने का अंदर, कितना साल का अंदर उनका रिपोर्ट सरकार का हाथ में सबमिट करना है, ये सब अभी भी कुछ भी नहीं मालूम। तो इसलिए ये डिमांड इंडेफिनेटली लेट हो रहा है। इसलिए हम लोग एआईडीएफ का टॉप लेवल का लीडरशिप हम लोग ने डिस्कस किया, आपस में डिस्कस करने के बाद बोला ये भी एक डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग का आने वाला आंदोलन में रखना है। तो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 है वही सेम एनपीएस यूपीएस दोनों को एआईडीएफ के लाभ में है। अब हम लोग का इतना आंदोलन का वजह से सरकार को भी समझ में आ रहा है ये यूपीएस में कोई ज्वाइन नहीं करेगा, इसलिए सरकार भी क्या कर रहा है, कैसे भी एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करने के लिए एक दिन नया नया ऑर्डर इश्यू कर रहा है।
पहले बोला जून 30 का अंदर आपको ऑप्शन देना है, अब कोई नहीं दिया, फिर उसको सितंबर 30 तारीख तक एक्सटेंड किया। उसके बाद भी ज्यादा एम्प्लॉइज ज्वाइन नहीं किया। फिर उन्होंने एक और नोटिफिकेशन इश्यू किया, कारण उनका ओरिजिनल नोटिफिकेशन में है एक दफा आप यूपीएस में आएगा फिर आपको वापस नहीं जा सकता। द ऑप्शन वंस गिवन इज इररिवोकेबल, दैट इज द वर्ड दे हैव यूज्ड इन इट, इररिवोकेबल। लेकिन अभी उन्होंने एक अमेंडमेंट इश्यू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, आप यूपीएस में आइए, रिटायरमेंट का 1 साल का पहले तक आपको मौका है, आपको चाहिए तो आप वापस एनपीएस में जा सकता है। वो भी सरकार ने किया, लेकिन उसका बाद भी कर्मचारी उसमें जाने का तैयार नहीं है। तो एआईडीएफ का एक प्रिंसिपल इश्यू है, सरकार कर्मचारी बाकी कर्मचारी से और सरकार कर्मचारी के बीच में बहुत अंतर है। सरकार कर्मचारी के लिए 1000 कॉन्डक्ट रूल्स है। सरकार कर्मचारी के लिए सबसे पहले सरकार क्या बोलता है, आप लोग सब 24 घंटा कर्मचारी है, केवल 8 घंटे के लिए नहीं है। सरकार का आपका पास तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो केवल 8 घंटे के लिए नहीं है, 24 घंटे आपका इंटीग्रिटी होना चाहिए। कभी भी सरकार आपको काम करने के लिए बुला सकता है, आपको आना है, आपको काम करना है। इसीलिए तो कोविड-19 परिस्थिति में हम बार बार ये बोलता है, कोविड-19 में पूरा देश लॉकडाउन में गया, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद, दुकान बंद, इंडस्ट्री बंद, सब बंद, लेकिन सरकार बंद नहीं हुआ। सरकार हॉस्पिटल काम किया, सरकार हॉस्पिटल का डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, उन लोगों ने काम किया, रेलवे कर्मचारी काम किया, डिफेंस का हम लोग ने काम किया, मास्क, कवरऑल, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर ये सब बनाने का हम लोगों ने काम किया, इलेक्ट्रिसिटी कर्मचारी काम किया। कौन काम नहीं किया, कौन सरकार कर्मचारी काम नहीं किया? तो किया ना, कितना कर्मचारी का डेथ हो गया कोविड-19 में। तो सरकार कर्मचारी का एक वो अलग है, बाकी से वो अलग है। तो ऐसा सरकार कर्मचारी को ब्रिटिशर्स के जमाने से पेंशन है। ये पेंशन देश का आजादी का बाद नहीं आया, उसका पहले भी पेंशन था, लेकिन उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन करने का जरूरत नहीं था। लेकिन 2003 में वाजपेयी जी का सरकार, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का डिक्टेट, उसका अनुसार उन्होंने ये एनपीएस कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू किया। उसी समय से एआईडीएफ उसका खिलाफ में है। हम लोग ने बहुत प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, अलग अलग जगह में सेमिनार किया, वर्कर को मोबिलाइज किया, लेकिन कोई भी सरकार उसको वापस नहीं किया, इंक्लूडिंग मनमोहन सिंह जी का सरकार, वो भी 10 साल था, उनसे भी हम लोग का बहुत संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ, लेकिन उन्होंने भी वापस नहीं किया। उसका बाद मोदी साहब का सरकार आया, वो सरकार का भी अभी 10 साल का ऊपर 11-12 साल हो गया, वो भी उसको विड्रॉ करने का तैयार नहीं है। अभी इस सरकार ने हम एनपीएस में इम्प्रूवमेंट करके अभी यूपीएस को लेके आया, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, वह एम्प्लॉइज नहीं जा रहा है। तो इसीलिए उस डिमांड भी हम लोग रखा है कि एनपीएस भी नहीं चाहिए, यूपीएस भी नहीं चाहिए, हमको हमारा पुराना पेंशन चाहिए। सरकार कर्मचारी उनका पेंशन के लिए एक नया पैसा भी कंट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है। तो इसी को, ये हमारा दूसरा डिमांड है। तीसरा डिमांड है, डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत मेजर मुद्दा है, वो क्या है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक कानून भी है, कुछ वेलफेयर स्कीम भी है। अब अनुकंपा क्या है, व्हाट इज कंपैशनेट अपॉइंटमेंट? ये कर्मचारी, सरकार कर्मचारी सर्विस करने का समय अचानक उनका डेथ हो गया, तो वो फैमिली डिस्ट्रेस में जाएगा। द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, फैमिली के लिए कौन पैसा काम करके अर्न करता है, उस फैमिली चीफ का एक डेथ हो गया। अभी देखो, डिफेंस में आपको मालूम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कितना लोग एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया, बाय परफॉर्मिंग द ड्यूटी, उनका काम करने का समय। अब कोविड-19 परिस्थिति में भी
बहुत कर्मचारी का डेथ हो गया, पर नेचुरल डेथ भी होता है। तो जी सरकार ने ऐसा परिस्थिति में उस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। जी वो भी उसमें भी रेलवे और हमसे बहुत अंदर है। रेलवे में कोई परसेंटेज नहीं है। एक रेलवे कर्मचारी का डेथ हो गया, उसका फैमिली का एक आदमी को कंपल्सरी नौकरी मिलता है। लेकिन रेलवे छोड़ के बाकी केंद्र सरकार तो डिपार्टमेंट है, हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री मेनली, कारण रेलवे के बाद तो मेजर मिनिस्ट्री तो डिफेंस है। जी तो इधर केवल 5% है। एक साल में कितना वैकेंसी आ रहा है? उसका वैकेंसी 5%। का, हाँ, वैकेंसी कैसे आएगा? रिटायरमेंट का अनुसार, किसी का डेथ हो गया उसका अनुसार, किसी ने लोअर पोस्ट या हायर पोस्ट में प्रमोशन में गया, ऐसा ही वैकेंसी आता है। मान लिए एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक साल में 100 पोस्ट वैकेंट हो गया, वो भी जी डीआर कोटा में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में, ठीक प्रमोशन है। पोस्ट में नहीं है। ठीक ओनली ग्रुप सी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट में, ग्रुप बी ठीक भी है। नहीं है। ओनली ग्रुप सी में कितना वैकेंसी आ रहा है, उसका 5%। साल में कितना आता? अभी 100 वैकेंसी आएगा तो 5 एम्प्लॉई का डिपेंडेंट को उनका प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करने के बाद उनको नौकरी देता है। अभी 2021 से 1/10/2021 से जब सरकार ने ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 टुकड़ा किया, 7 कंपनी बनाया, जी एक बैन ऑर्डर इश्यू कर दिया। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में भविष्य में कोई कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, क्या बेसिस में आप इसको बंद कर सकता है? सरकार कर्मचारी का एक कानून है, वो कानून बाकी सब डिपार्टमेंट में लागू है। जी केवल डिफेंस में आप आपका मर्जी में उसको कॉर्पोरेटाइज किया। हम लोग तो थोड़ी बोला आपको कॉर्पोरेटाइज करने का, हम लोग का डिमांड के खिलाफ में आपने कॉर्पोरेटाइज किया। लेकिन कर्मचारी अभी भी सरकार है। जी कितना भी कर्मचारी का डेथ हो गया, वो भी तो सरकार कर्मचारी था। तो इस डीओपीएनटी का ऑर्डर का अनुसार उनका डिपेंडेंट को इस 5% वैकेंसी में वो आ रहा है तो उसको नौकरी देना है। अभी तक हमारा तो कितना जानकारी है, 6,500 का ऊपर एप्लीकेशन है, 6,500 का ऊपर। अच्छा, पूरे अब डिफेंस इस में? पूरा नहीं, ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस में, डिफेंस के बारे में हम अलग आ रहा हूँ, अलग आ रहा हूँ, ये केवल ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अभी तक 6,500 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दिया। हमारा पिताजी का डेथ हो गया, कंपैशनेट ग्राउंड। हमारा पति का डेथ हो गया, हमारा मदर का डेथ हो गया, हम उनका डिपेंडेंट है, हमको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दे दिए, हमारा ये क्वालिफिकेशन है, ऐसा उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया। इस 5% का अनुसार कम से कम इस 6,500 में 750 लोगों को इमीडिएटली नौकरी मिलेगा। उतना वैकेंसी तो है इस 5% में। हमने कितना कैलकुलेट किया, सरकार का कैलकुलेशन क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा तो इंफॉर्मेशन का अनुसार अब 750 फैमिली को नौकरी देना है, उनको नहीं दे के रखा है, ये इनह्यूमन नहीं है। ऐसा कोई सरकार कर सकता है? ये वेलफेयर स्टेट है ना, अभी भी संविधान को अमेंड नहीं हुआ, अभी भी हमारा देश तो वेलफेयर स्टेट है। अब बाकी सबको मिल रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट को मिलता, रेलवे को मिलता, इनकम टैक्स को मिलता, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को मिलता, केवल डिफेंस को नहीं मिलेगा। तो उसका खिलाफ में हम लोग ने रिप्रेजेंट किया, मीटिंग्स हुआ हम लोग का साथ, हम लोग भी बहुत सजेशंस उनको दिया कैसे कैसे करना है। लास्ट मीटिंग हुआ अप्रैल 21 तारीख विद जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। उनसे डिस्कशन होने के बाद उन्होंने एग्री किया 1 महीने का अंदर हम ऑर्डर इश्यू करेंगे। अच्छा, ये 700 लोग, 750 ये लोग? नहीं, हाँ 750 लोग। उसका बाद फिर कितना वैकेंसी आ रहा है उसका अनुसार ये बैन लिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी 750 नंबर का कोई मतलब नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति का तो बैन इम्पोज किया, वो बैन को विड्रॉ करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। हाँ, वही मेन है।
ये तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में है, ठीक है। बाकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उधर भी कम से कम 2 लाख डिफेंस सिविलियन कर्मचारी काम कर रहा है। एमईएस में, ईएमई में, नेवल डॉकयार्ड में, एयरफोर्स डिपो में, वर्कशॉप में, उधर भी इन्होंने क्या किया, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को बैन कर दिया। ऑल टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट्स आर बैंड। क्या नाम पर? हम रैशनलाइजेशन कर रहा है, मैन पावर को रैशनलाइजेशन कर रहा है। ये सब अलग अलग अंग्रेजी वर्ड इन लोग निकाल के आता है, ये ब्यूरोक्रेट्स। तो रैशनलाइजेशन का नाम पर क्या करता है इन लोग? 40,000 पोस्ट अबॉलिश करो, 50,000 पोस्ट अबॉलिश करो। तो ये सब अबॉलिश करने के बाद ये 5% वैकेंसी किससे कैलकुलेट करेगा? सर ये 5% ऑर्डिनेंस के साथ साथ उसमें भी होगा ना, जो डिफेंस वाले हैं जैसे सभी, हाँ, सब जगह में ये 5% ही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी 5% है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हम लोग तो दूसरा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उधर का प्रॉब्लम आउट डेंजर है, उधर का प्रॉब्लम और सीरियस है। एक तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उधर भी बंद कर दिया, ये रैशनलाइजेशन का, रिस्ट्रक्चरिंग का नाम पर। उधर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, फौजी का भी डेथ होता है। तो यूनिफॉर्म वाला है ना हमारा सोल्जर, उनका भी डेथ होता है, ठीक है। उनका भी डेथ अलग अलग कारण में होता है। अब उनका फैमिली को भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देना है, लेकिन उनका वैकेंसी का 5% में नहीं देता है। हमारा तो सिविलियंस का 5% में उनको भी बिठाता है। इसमें तो गलत है ना, इसमें डालता है, लेकिन वैकेंसी के लिए उनका वैकेंसी इस 5% में इंक्लूड नहीं कर रहा। क्या हम लोग सरकार को बोलता है, क्या अन्याय कर रहा बाबा, आप उनको नौकरी दे दो, उनको 100% दे दो, हमको क्या ऑब्जेक्शन है, उनको देना पड़ेगा। हमारा देश के लिए उनका तो जिंदगी पूरा सैक्रिफाइस किया, उनको देना पड़ेगा। लेकिन उनको देने के लिए भी हमारा 5% में आके बैठता है, तो फिर हमारा सिविलियंस को मिलता ही नहीं। हमारा कारण आर्मी में आपको मालूम है बहुत यंग एज में ही लोग का डेथ होता है, तो उनका सर्विस बाकी हमसे ज्यादा रहता है, इसलिए मेरिट लिस्ट में उनका ज्यादा मार्क मिलता है। तो उसमें वो आके हम लोग का पोस्ट ऑक्यूपाई करता है सिविलियंस का। हमने रक्षा मंत्री को बोला, सेक्रेटरी को बोला, ये 5% उनको अलग रखो, उनका वैकेंसी का 5% में उनको नौकरी दे दो, हमारा सिविलियंस का 5% में हमको नौकरी दे दो। वो भी नहीं कर रहा है, अभी पूरा अपॉइंटमेंट ही बंद करके रखा है। तो इसलिए ये 3 मुद्दा को लेके हमारा तो कर्मचारी बहुत एजिटेटेड है। सो इसलिए एआईडीएफ का लीडरशिप ने निर्णय लिया, हम लोग 14 तारीख एक दिन का देशव्यापी प्रोटेस्ट करेंगे। उसका बाद सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है, सरकार क्या हम लोग का डिमांड सेटल करने का कुछ निर्णय में है, क्या है, वो सब लेके फिर आने वाला दिन का आंदोलन का प्रोग्राम हम लोग तैयार करेंगे। सर एक सवाल जो मतलब ये लोगों के मन में भी है, कर्मचारियों के मन में भी है कि देखिए 9 महीने बीत गए 8वें वेतन आयोग, ठीक है आपने सारे मुद्दे बताए कि इन पॉइंट्स पे आप आंदोलन करने वाले हैं 14 अक्टूबर को, लेकिन इतना वक्त बीत गया, मतलब आप लोग आंदोलन करने में लेट तो नहीं हो गए? नहीं, लेट नहीं, लेट नहीं, लेट नहीं है। तो सरकार को 9 महीने हो गया, बीच में हम लोग कितना रिप्रेजेंटेशन दिया। सरकार देखिए, सरकार को भी एक टाइम देना है, कारण उनका भी कंसल्टेशन प्रोसेस है। देखिए हम आपको बोल रहा हूँ, हम 1979 में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस में आया, जब 3rd पे कमीशन था, ठीक है। 81 से हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हैं। 4th पे कमीशन से हम डायरेक्टली हमारा एआईडीएफ फेडरेशन का तरफ से हम इन्वॉल्व है। उस जमाने में 1980s में इंटरनेट नहीं था, ईमेल नहीं था, केवल सब मैन्युअली चलता था। उस जमाने में भी सरकार ने पे कमीशन अनाउंस करने के बाद 3-4 महीने का अंदर उसका नोटिफिकेशन आता है। अभी इतना इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम इतना बढ़ गया, 1 सेकंड में अभी आप हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा है, 5 मिनट में ये तो वायरल हो जाएगा ना। ईमेल है, सोशल है, सब है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब मीडिया है, फिर 9 महीने का इनका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी बार बार बोलता है लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। ये क्या गवर्नेंस है? 9 महीने का बाद भी आप एक नोटिफिकेशन तक इश्यू नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है? इट्स वेरी बैड। तो चलिए 14 को, मतलब 14 के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर आगे क्या करना है सरकार के रुख को देखकर। लेकिन लगता क्या है, मतलब आएगा 8वां वेतन आयोग, या ऐसे ही जनवरी से कुछ सरकार कर रही है अपना, कुछ उनके दिमाग में है वो ऐसे लागू कर दें, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, एक ऑनेस्ट सरकार एक डिसीजन अनाउंस करने के बाद ऑनेस्टली उसको लागू करना है, ये देश का सब लोग एक्सपेक्ट करेगा ना। एक ऑनेस्टी तो होना चाहिए ना, इंडिविजुअल्स को भी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को भी होना चाहिए, सरकार को ज्यादा होना चाहिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत श्री कुमार सर से, जो कि आपने सुना कि जो है 14 अक्टूबर को पूरे देश में जो डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे 8वें वेतन। और जो 3 मुद्दे उन्होंने बताया, जो सबसे बड़ा मुद्दा उनको, जो हमें भी सुनकर लगा, वो था कंपैशनेट ग्राउंड्स पे जो नियुक्ति है उसको लेकर। ये वाकई काफी बहुत बड़ा मुद्दा है। जब डिफेंस की बात हम करते हैं, डिफेंस जिनके लोग हमारे लिए जब जान तक देते हैं उसमें पीछे नहीं, तो उनके लिए इस तरह से नौकरी के लिए सोचना पड़े, मांग करना पड़े, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो देश के जो तमाम कर्मचारियों के मन में जो एक 8वें वेतन आयोग को लेकर है, तो उसको लेकर जो प्रोटेस्ट है 14 अक्टूबर को, देखते हैं उसमें क्या होता है, तो उसका बाद अपडेट करेंगे और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।